हेलो, वेलकम ऑल। हम लोग ने अभी स्टार्ट कर दिया था डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम। इसका डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम का 2 लेक्चर हो गया है, 2 पार्ट में हो गया है, 2 वीडियोस में हो गया है। इसमें हम लोग डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम की नेसेसिटी क्यों पड़ती है और सिंगली रीइंफोर्स बीम में ऐसा क्या कमी आ जाती है कि हमें डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम का डिज़ाइन करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कवर कर लिया था वीडियो नंबर 1 में, डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम की सीरीज़ का पहले लेक्चर में। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया था कि न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिए थे कि फॉर्मूला कैसे न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ आता है। ये दोनों वीडियो देख लेना, फिर आगे वाला समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इसका मतलब पहला और दूसरा वीडियो का लिंक मैं अभी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे, वरना वहाँ पे मेरे चैनल पे जाएं और उसमें देख लेंगे वीडियो लिस्ट में। ठीक है, अब हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम। डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि एक डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम को क्या क्या होता है, उसमें टोटल AST होता है, कितना एरिया जो होगा, एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट इन द टेंसाइल जोन, और ASC क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट इन द कंप्रेशन जोन। तो हम लोग ने देखा था कि जब हमारा डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम होता है तो एक सिंगली रीइंफोर्स बैलेंस बीम में तोड़ लिया जाता है, और एडिशनल स्टील जो एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है, एडिशनल स्टील हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसका हो जाएगा AST2 और ASC इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सिंगल ही है, तो इसलिए यहाँ पे ASC का कोई पार्ट नहीं रहेगा। ये तो हम लोग ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इसका स्ट्रेस डायग्राम देख लो। स्ट्रेस डायग्राम कैसे देखें, अब स्ट्रेस डायग्राम देखना है। स्ट्रेस डायग्राम हम लोग देखेंगे कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आ रहा है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स हम लोग को दो उसमें तोड़ लिया गया, C2 और C1 वो कंप्रेसिव फोर्स है जो ड्यू टू कंक्रीट इन द कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट है उसकी वजह से जितना कंप्रेसिव फोर्स है वो C1 है, और C2 जो है वो कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द स्टील प्लेस इन द कंप्रेशन जोन में जो एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट है उसकी वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं C2। अब T क्या है, तो T इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स जो हमारा एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट इन द टेंसाइल या टेंशन जोन में है। ठीक है, अब ये तो इसका इक्विवेलेंट हुआ, इन दोनों के बराबर हुआ। अब इसको दो उसमें तोड़ा जाता है तो ये इसका सेक्शन हो गया। तो ये तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस बीम की तरीके से काम करेगा। देखो कैसे हुआ कि यहाँ पे जो हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, कंक्रीट को हम लोग क्या करते हैं, पैराबोलिक रिलेशन होता है, और टेंशन जोन में हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्रैक होता है, इसलिए स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो ये हुआ था कि जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला कंक्रीट है उसका कंप्रेसिव फोर्स C1 होता है, जो दिया जाता है 0.36 FCK के। तो कहाँ लगता है, आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर ऊपर से कितने डिस्टेंस पे, 0.42 XU पे। और इसका लीवर आर्म कितना निकल करके आता है, D-0.42 XU। और टोटल टेंसाइल फोर्स इन द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, अब इसका AST1 और AST2 दो एरिया हो गए, इसलिए यहाँ पे जितना एरिया है उतने का टेंसाइल फोर्स T1 आ जाएगा, 0.87 FY AST1 यहाँ पे हुआ। अब ये इसका इक्विवेलेंट है, अगर मान लो कि ये इफेक्टिव डेप्थ D है और ये C2 एक्ट कर रहा है, C2 अब एरिया हो गया। अब यहाँ पे कंक्रीट नहीं लेंगे, इसलिए क्या है, यहाँ पैराबोलिक रिलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। तो C2 क्या हुआ, C2 एक्ट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, D' डिस्टेंस पे। D' क्या है, इफेक्टिव कवर गिवन टू द एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ स्टील जो है उसमें जो इफेक्टिव कवर है उसको वो है। ठीक है, D'। और इसमें लिवर आर्म क्या हो जाएगा, लिवर आर्म क्या होता है कि हम लोग ने पढ़ा था, लिवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन टोटल टेंसाइल फोर्स एंड टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टोटल टेंसाइल और टोटल कंप्रेसिव फोर्स की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम लोग लिवर आर्म बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उत्तोलक भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे D-D' आ गया, ये पूरा D था, ये एक्ट कर रहा है D' पे, तो ऊपर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, D'।
यहाँ पे C2 हम लोग फाइंड कर लिए थे, कैसे निकाले थे। C2 जो होता है वो हमारा ASC इंटू FSC माइनस FCC इंटू ASC, ये पीछे वाले लेक्चर में देख लेना कि कैसे आया, ठीक है। T2, अब यहाँ पे T2 हुआ, यहाँ एरिया ऑफ स्टील AST2 है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.87 FY AST2 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आओ। अब MU लिमिटिंग हम लोगों को जो है वो इसके लिए लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस बीम है, तो इसलिए मोमेंट MU लिमिटिंग निकालना है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है पहली वाली बीम के लिए, बैलेंस बीम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा C1 इंटू लीवर आर्म। C1 क्या हुआ है? C1 है 0.36 FCK के XUB, और लीवर आर्म कितना निकल करके आ रहा था? लीवर आर्म इसमें निकल करके आया था D माइनस 0.42 XU। तो C1 इंटू लीवर आर्म 0.36 FCK के XUB इंटू D माइनस 0.42 XU, ये इसका आया, इस वाले का MU लिमिटिंग का आया, ठीक है। MU लिमिटिंग आया इस बैलेंस सेक्शन का। अब एडिशनल जो स्टील पड़ा हुआ है उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा MU2 इक्वल टू C2 इंटू लीवर आर्म, C2 इंटू लीवर आर्म। अब इसका लीवर आर्म निकला था D माइनस D डैश, और C2 कितना था? ASC FSC माइनस FCC इंटू ASC, तो ये हो जाएगा FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC, ये हो जाएगा D माइनस D डैश के बराबर लीवर आर्म। तो इसको ये फॉर्मूला बन गया। तो ये जो मोमेंट है वो एडिशनल स्टील प्रेजेंट है उसकी वजह से जो मोमेंट निकल करके आ रहा है वो है, ठीक है। अब इस दोनों को सम कर देंगे तो हमको डबली रीइंफोर्स, इस दोनों को सम कर देंगे तो हम लोग डबली रीइंफोर्स बीम का जो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोग को इन दोनों को सम कर देंगे, मिला देंगे तो हम लोग को टोटल आ जाएगा, MU आ जाएगा। तो MU इक्वल टू MU लिमिटिंग प्लस MU2, ठीक है। तो दोनों को सम कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सम कर दो, 0.36 FCK XUB D माइनस 0.42 XU प्लस FSC इंटू FSC माइनस FCC इंटू ASC D माइनस D डैश। अब यहाँ तक की तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग ने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो FSC की वैल्यू होती है वो FCC की वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो बड़ी चीज़ में से बहुत छोटी चीज़ माइनस किया जाएगा तो उसको उस पर क्या होता है? निग्लेजिबल इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए FCC को निगलेक्ट कर देते हैं। FCC को निगलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस ये जो यहाँ से FCC गायब हो जाएगा, यहाँ से FCC गायब हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 0.36 FCK XUB D माइनस 0.42 XU प्लस FSC इंटू AC इंटू D माइनस D डैश। ये इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है, डब्ल्यू के लिए। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन में? B with effective depth, AC area of steel in the compression zone, area of steel in the tension zone, और उसका ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा कि कौन से ग्रेड का स्टील और कंक्रीट का कौन सा ग्रेड है। टी डैश वो है जो ऊपर, जैसे यहाँ पे एरिया रखा हुआ है, स्टील रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होती है आउटरमोस्ट फाइबर से वो होती है D डैश की, ठीक है। अब पहले तो हमारा सबसे पहला काम कहाँ से स्टार्ट होगा कि हमको FSC की वैल्यू अगर दे दी गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं दी गई है तो हमें FSC की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। FSC की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी? FSC जो होगा वो हमको FSC निकालने के लिए पहले हमको D डैश अपॉन D का जो होगा रेशियो ढूंढना पड़ेगा। D डैश अपॉन D का जो है, ये D डैश क्या हुआ? ये D डैश हुआ कंप्रेशन स्टील कवर, और D क्या हुआ? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इन दोनों का रेशियो जो होगा उसके रेशियो निकालने के बाद में हम लोग को टेबल देखना पड़ेगा। टेबल कौन सा? ये है IS कोड में, हर बुक में दिया होगा। ये D डैश अपॉन D का रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद में हमको क्या हुआ? अगर 0.05 है तो हम लोग को स्टील देखना पड़ेगा, स्टील कौन सा है। अगर 415 हुआ तो 0.05 अगर आया D डैश अपॉन D का, तो हम लोग को 415 में ये देखना पड़ेगा, 355 आ जाएगा।
एफएससी की वैल्यू। ठीक है, अगर सेम वे में अगर डी डैश अपॉन डी की वैल्यू जो है वो हमारा 0.15 है, तो हमारा स्टील यूज हुआ है 500, तो अब 500 के लिए 0.15 के लिए देखना है 395। अब देखो, अब जैसे 0.10 है और 0.15 है, अब किसी क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि हमारा जो डी डैश अपॉन डी की वैल्यू है 0.13, अब 13 के लिए तो वैल्यू दी नहीं है, तो 13 के लिए वैल्यू अब 13 कहाँ इन दोनों के पीरियड के बीच में लाई करेगा ना, तो हमको एफएससी की वैल्यू वो लेना है जो हायर हो, मतलब अब 0.13 है, अब 0.13 इस दोनों के बीच में लाई करेगा, तो अब इसके हायर वाला वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.15 वाला वैल्यू ले लिया जाएगा, और कौन सी स्टील है उसके करस्पॉन्डिंग में। अगर 0.08 है, 0.08 है, तो अब इस 0.05 के और 0.10 के बीच में आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0.08 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.08 आया, तो अब 0.1 वाला ही एफएससी लिया जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कितने स्टील है उसके करस्पॉन्डिंग ले लिया जाएगा। ठीक है, हायर वैल्यू पे देखा जाता है डी डैश अपॉन डी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से तो एफएससी की वैल्यू निकल आई, एफएससी की वैल्यू साइड में कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग ने दूसरे वीडियो में देखा था कि हमारा जो है वो एक्सयू की वैल्यू निकाला जाता है। एक्सयू की वैल्यू कैसे निकाला जाता है कि जो फॉर्मूला था 0.87 FYEST माइनस FSC इंटू AC इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू बी, तो ये आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का। अब जिनको नहीं पता है कैसे आया है वो कृपया करके दूसरा लेक्चर देख लें। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि डिटरमाइन एक्सियो मैक्स। एक्सियो मैक्स को ढूंढना है कि एक्सियो मैक्स डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन से ग्रेड का स्टील यूज हुआ है, जैसे 0.53 है डी है, 0.48 है और 0.46 डी है। ठीक है, पुराने वाले सारे लेक्चर्स में दे दिया है, तो उसमें देख लो। अब एक्सयू मैक्स निकल गया, अब हम लोग को दोनों को कंपेयर करना है कि हमारा स्टील, हमारा जो बीम है वो कैसा बीम है, ओवर इनफोर्स्ड है, अंडर इनफोर्स्ड है या बैलेंस है। बैलेंस के लिए तो एक्सयू जहाँ पे है वहाँ पे एक्सयू मैक्स रख देना है। अब दो कंडीशन बचती है, या तो हमारा अंडर इनफोर्स्ड होगा या तो ओवर इनफोर्स्ड होगा। तो वो अंडर और ओवर में देखेंगे, अगर अंडर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सयू की वैल्यू जो है लेस देन एक्सयू मैक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई अंडर इनफोर्स्ड की। अंडर इनफोर्स्ड में के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, जो ऊपर फॉर्मूला है उसी को सेम उतार देंगे। कितना आएगा 0.36 FCK XU B इंटू डी माइनस 0.42 XU प्लस FSC इंटू ASC इंटू डी माइनस डी डैश। अगर हमारा ओवर इनफोर्स्ड का सेक्शन आ गया, ओवर इनफोर्स्ड बीम आ गया, तो क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मूला तो सेम रखेंगे, फॉर्मूला यही वाला, ये वाला फॉर्मूला सेम रखेंगे, बस क्या करेंगे कि हमारा एक्सयू की जगह पे अब क्या होगा एक्सयू मैक्स रखा जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि सेम फॉर्मूला जो होगा फॉर्मूला सेम रहेगा, बट रिप्लेस एक्सयू की जगह पे एक्सयू मैक्स रखा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डबली रीइंफोर्स्ड ओवर इनफोर्स्ड बीम में, डबली बीम है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम में, और उस बीम के अंदर कौन सा खेल चल रहा है ओवर इनफोर्स्ड के लिए। तो उस फॉर्मूला क्या आ जाएगा MU इक्वल टू 0.36 FCK XU B इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्स प्लस FSC इंटू AC इंटू डी माइनस डी डैश। ठीक है, ये दोनों वाला हमारा फॉर्मूला निकल गया है। ठीक है, अब इसके पीछे एक नोट है, नोट में वही जो पुराना समझाया हुआ था कि इफ डी डैश अपॉन डी कम्स फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू नेक्स्ट हायर वैल्यू में बी यूज फॉर फाइंडिंग FSC। मतलब इसका सम ये होता है कि अगर जैसे 0.08 है डी डैश अपॉन डी का, तो इसके कौन से पीरियड में लाई कर रहा है उसके नेक्स्ट हायर वैल्यू देख लिया जाता है। अगर 0.06 भी होता है यहाँ पे, तो ये नहीं देखेंगे किसके पास है, उसके अपोजिट, मतलब कौन सा ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, अब 0.01 आता, यहाँ पे 0.01 आता, तो इसका मतलब क्या आता है, इसके अपोजिट क्या है, इसके सबसे ग्रेटर क्या है इसके बगल में, तो 0.015 है। इस तरीके से हम लोग FSC निकाल लेते हैं। होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि शुरू से लेक्चर देखो, और लेक्चर देखने के बाद में अगर थ्योरी कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन भी करते रहो, फिर एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे यूज़ करना है।
फॉर्मूला ही याद करना रटना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई ही करना सबसे बड़ी बात है। और हाँ, ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा, इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा इस वजह से क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट नहीं। जो पढ़ेगा तो सबको पढ़ना पड़ेगा, और जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए बोर्ड के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए जो है 3-4 दिन 5 दिन पहले आ जाना, DRCS में पास हो जाओगे, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं तुम लोगों को सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी नहीं, बाद में पढ़ना पड़ेगा, बाद नहीं, कभी कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो शुरुआत से पढ़ते जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो इसलिए बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। होप तुम लोग को समझ में आया होगा, और आगे का लेक्चर जिसमें हम लोग डिज़ाइन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लास्ट है, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।